नमस्कार दोस्तों, मैं सीए करमबीर लठवाल नाउ द टैक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे 194 क्यू पर सरकार के द्वारा सर्कुलर नंबर 13/2021 जो कि 30 जून 2021 को जारी किया गया था, कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने दी है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सेक्शन 194 क्यू का जो बेसिक सेक्शन है, कब अप्लीकेबल है, कौन सी ट्रांजैक्शन पर अप्लीकेबल है, इसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सेक्शन 194 क्यू है, फाइनेंशियल बजट 2021 के द्वारा लाया गया था, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू हो चुका है। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आइएगा हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन के बारे में जो भी हमारी क्वेरी थी, गवर्नमेंट ने कोशिश की है कि सर्कुलर के थ्रू सारी की सारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएं। तो देखते हैं कि आइएगा सबसे पहली क्वेरी हमारी क्या थी कि अप्लीकेबिलिटी ऑन ट्रांजैक्शन कैरिड थ्रू वेरियस एक्सचेंज, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी, चाहे वो स्टॉक रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हो या फिर रिकॉग्नाइज क्लियरिंग कॉरपोरेशन के थ्रू हो, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं सिक्योरिटीज़ की, कमोडिटीज़ की, तो इनकी एक प्रॉब्लम थी कि बायर और सेलर के बीच में ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता, कोई उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो उनको ये सेक्शन अप्लीकेबल करने में प्रॉब्लम होती थी। तो इसके बारे में गवर्नमेंट ने बताया कि ये सेक्शन जो है निम्न ट्रांजैक्शन पर अप्लीकेबल नहीं होगा। कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज़ एंड commodities which are traded through recognized stock exchange or cleared and settled by the recognized clearing corporation, including recognized stock exchange or recognized clearing corporation located in इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। कि जो इस ट्रांजैक्शन के अंतर्गत कवर हो गई हमारी ट्रांजैक्शन, उस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। सेकंड ट्रांजैक्शन कौन सी है? ट्रांजैक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड energy saving certificate traded through power exchange registered in accordance with the regulation 21 of the CERC। तो इस तरीके के जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट की जो ट्रेड हुई इलेक्ट्रिसिटी के किससे संबंधित, तो उन ट्रांजैक्शन पर भी ये जो हमारा ये सेक्शन है 194 क्यू अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि जो इस तरीके की जो ट्रांजैक्शन है, इस केस में जो बायर है उसके द्वारा TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं रहेगी। उसके बाद एक और हमारा जो क्वेश्चन होता था कि कैलकुलेशन ऑफ थ्रेश होल्ड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। जो 21-22 का जो हमारा, क्योंकि सेक्शन का पहला ईयर है और ये सेक्शन जो है 1 जुलाई 2021 से लागू है, यानी कि लागू हो चुका है। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी, जो 30 जून यानी कि 1 जुलाई 2021 से जो पहले का जो टर्नओवर है, जो हमारी परचेज है, उसका क्या रहेगा, वो थ्रेश होल्ड लिमिट में कवर होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में तो गवर्नमेंट ने हमें बताया कि जो ये सेक्शन है, इसका जो ट्रिगर पॉइंट है वो दो हैं। एक मतलब दोनों में से एक है, कौन सी? क्रेडिट और पेमेंट, जो भी दोनों में से पहले हो। यानी कि 1 जुलाई 2021 से यदि दोनों इवेंट किसी ट्रांजैक्शन में पहले कर हो चुके हैं, तो उस केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। यानी कि कोई किसी व्यक्ति से हम कोई परचेज कर चुके हैं और उस परचेज की पेमेंट कर चुके हैं, ठीक है, तो या परचेज पहले कर चुके हैं, पेमेंट बाद में कर चुके हैं, तो ये जो सेक्शन है क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, यदि हमने किसी को एडवांस दे चुके हैं तो उस पर भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। हम परचेज पहले कर चुके हैं, पेमेंट आज कर रहे हैं, तो भी सेक्शन अप्लीकेबल नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यदि हमारी जो 30 जून से पहले की जो परचेज है, वो थ्रेशोल्ड लिमिट की कैलकुलेशन करते हुए उसको कंसिडर किया जाएगा। यदि हमारे 30 जून से पहले की किसी स्पेसिफाइड सेलर से हमने परचेज कर रखी है, कितने रुपए की? 40 लाख रुपए की हमने मटेरियल परचेज कर चुके हैं 30 जून से पहले, और उसके बाद अब हम जुलाई में एक 20 लाख रुपए का हमारे पास परचेज आती है उस पार्टी से, तो उस केस में हमने 10 लाख रुपए पर TDS डिडक्ट करना होगा। यदि हमारी 30 जून से पहले 50 लाख रुपए की हो चुकी है, 50 से ज़्यादा की हो चुकी है, तो उस ज़्यादा अमाउंट पर तो TDS नहीं लगेगा। लेकिन 1 जुलाई के बाद जितने भी अमाउंट की हम उससे परचेज करेंगे, चाहे वो 1 लाख की हो या 50 लाख की हो, सारे के सारे अमाउंट पर हमने TDS डिडक्ट करना हुआ। तो ये था हमारा जो करंट ईयर, क्योंकि ये बीच से जो सेक्शन अप्लीकेबल हुआ 30 जून से 1 जुलाई से पहले की सिचुएशन का क्या रहेगा। अब नेक्स्ट जो हमारी क्वेरी थी GST अमाउंट की, यानी कि एडजस्टमेंट फॉर GST पर, ठीक है, परचेज रिटर्न्स।
यानी कि जीएसटी की एडजस्टमेंट कैसे होगी और जो परचेज रिटर्न के केस में क्या सिचुएशन रहेगी। तो गवर्नमेंट ने एक, जब हमारा एक नया पिछले साल एक सेक्शन लागू हुआ था 206C1H से, तो उस केस में भी उससे रिलेटेड कुछ हमारी भ्रांतियाँ थी। तो इसी तरीके का एक सर्कुलर रिलीज किया था जो 17/2020 29 सितंबर 2020 का था। तो उस केस में गवर्नमेंट ने बताया था कि जो सेक्शन 206C1H है, इसमें टीसीएस कलेक्ट करने की जो लाइबिलिटी है वो रिसीव्ड अमाउंट पर है, यानी कि जितना भी हमने पैसा लिया है अपने सब उससे वेंडर से, तो जो हमें पैसा मिला उस पर टीसीएस कलेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि जो टीडीएस डिडक्ट करने की जो लाइबिलिटी है वो हमारी किस अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट करना है, इस सर्कुलर के थ्रू गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया है। क्योंकि इससे रिलेटेड एक सर्कुलर पहले गवर्नमेंट रिलीज कर चुकी है इन केस ऑफ सर्विस, यानी कि जो हमारी इनवर्ड सर्विस होती हैं, वो सर्कुलर नंबर है 27/2017 19 जुलाई 2017 का, जिसमें उन्होंने बताया यदि हम कोई जीएसटी की सर्विस रिसीव करते हैं तो उस केस में हमें टीडीएस जो डिडक्ट करना होता है वो वैल्यू ऑफ सर्विसेज पर करना होता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट करना होता है। इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे हम। तो उसी का हवाला देते हुए गवर्नमेंट ने बताया कि आप जीएसटी को छोड़ दें जिस टाइम पर आपने टीडीएस डिडक्ट करना है, वैल्यू ऑफ परचेज यानी कि वैल्यू ऑफ गुड्स की अमाउंट पर आप टीडीएस डिडक्ट करें। उसके बाद बात आती है, जब भी हम कोई मटेरियल परचेज करते हैं तो बहुत सारे केसों में जो सप्लायर है वो एडवांस की हमें बात कहता है कि आप हमें पहले एडवांस दीजिएगा, उसके बाद हम आपको गुड्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो उनके एडवांस की जो कंडीशन है वो कई बार 50% एडवांस होता है, 60% होता है, 90% होता है, तो वो जो भी कंडीशन सेपरेट होती हैं। तो उस केस में गवर्नमेंट ने हमें बताया है कि जो एडवांस है, एडवांस के केस में जब भी हम एडवांस किसी अपने सप्लायर को पे करते हैं उस टाइम पर हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। क्योंकि सेक्शन 194Q के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट कब होगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। लेकिन जब हमने एडवांस दिया उस केस में हमें ये नहीं पता होता कि जो हम मटेरियल परचेज करेंगे उस पर जीएसटी का रेट क्या होगा, मे भी नहीं पता हो। तो इसके लिए जितना भी हमें उनको एडवांस पे कर रहे हैं तो उस पूरे एडवांस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा सेक्शन 194Q के तहत। ठीक है। तो उसके बाद जो आती है बात आती है परचेज रिटर्न्स की। परचेज रिटर्न्स के केस में क्या होगा, कई बार क्या होता है हम अपना माल परचेज करते हैं किसी भी पार्टी से, ठीक है, सेलर से, तो हमें कई बार वो मटेरियल डिफेक्टिव आ जाता है और हम उसको रिटर्न कर देते हैं। फिर उसके बदले में या तो हम उस पार्टी से अपने पैसे वापसी ले लेते हैं या रिप्लेसमेंट करते हैं, या जो गुड्स है उसके बदले में दूसरा गुड्स आ जाता है। तो दो ही सिचुएशन होती है इस केस में। यदि हमने गुड्स की रिप्लेसमेंट कर ली, यानी कि जो हमने पहले माल मटेरियल मिला था वो हमने वापसी भेज दिया, डिफेक्टिव था, उसके बाद दूसरा मटेरियल हमारे पास आ गया, तो उस केस में हमें एडजस्टमेंट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि हमारी जो परचेज है, जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू थी परचेज की, हमारी उतनी ही रही, हमने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया। लेकिन यदि हमारे पैसे वापसी आ गए, हमने पहले परचेज की, पार्टी को पहले पैसे हमने दे रखे थे, उसके बाद जो पैसे वापसी आ गए हैं, तो जो हमारा जो वो परचेज हमारी ट्रीट नहीं हुई, तो उस केस में यदि हमारी उस पार्टी से कोई अदर परचेज है तो उसमें हमने उसका एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि हम पहले टीडीएस डिडक्ट कर चुके हैं तो फर्दर कोई परचेज होती है उस पर हमें टीडीएस डिडक्ट उस अमाउंट तक का जिस अमाउंट पर हम पहले डिडक्ट कर चुके हैं, डिडक्ट करने की कोई लायबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यदि बायर है वो नॉन रेजिडेंट्स है तो उस केस में क्या रहेगा। सेक्शन 194Q के अंतर्गत बताया गया है, यदि हमारा नॉन रेजिडेंट्स बायर है और उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया के अंदर नहीं है तो केवल उस केस में सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है। यदि नॉन रेजिडेंट्स का बायर का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो उस केस में उस ट्रांजैक्शन पर भी ये सेक्शन अप्लीकेबल हो जाएगा। तो उन्होंने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट शैल मीन टू इंक्लूड ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस थ्रू विच द बिजनेस ऑफ द एंटरप्राइजेज इज वोनली और पार्टली कैरिड ओवर। यानी कि दो नॉन रेजिडेंट्स यदि इंडिया में कोई अपना बिजनेस नहीं करता, जो उसका जो प्लेस जहाँ से वो अपने बिजनेस को कंट्रोल करता है, कोई सप्लाई देता है या कोई सप्लाई रिसीव करता है, वोनली और पार्टली हो सकता है उसका कंट्रोल, तो उस प्लेस को हम परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ट्रीट कर लेंगे और उस केस में भी सेक्शन 194Q के तहत हमें हमारी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी हो जाएगी, सब्जेक्ट टू 194Q की जो कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है वो हम फुलफिल करते हों।
हमारी नेक्स्ट क्वेरी थी वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड व्हेन द सेलर इज ए पर्सन हुज इनकम इज एग्जेम्प्ट, यानी कि जिस भी व्यक्ति से हम परचेज कर रहे हैं, यदि सेक्शन 194 क्यू की बात करें, क्योंकि ये हम जो गुड्स परचेज करेंगे, माल को परचेज करेंगे, तो उसी पर ये सेक्शन अप्लीकेबल है। और जिस व्यक्ति से हमने ये परचेज की, उस व्यक्ति की जो इनकम है, टोटल इनकम जो है उसकी, वो एग्जेम्प्ट है किसी न किसी सेक्शन के तहत। वो सेक्शन 10 के अंतर्गत भी एग्जेम्प्ट हो सकती है, या फिर एनी अदर कोई एक्ट पास कर रखा है पार्लियामेंट ने जिसके तहत उस पर्सन की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो उस केस में 194 क्यू सेक्शन के तहत हम उस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। अब सिमिलर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया सेक्शन 206C(1)H के बारे में, जिसके अंतर्गत स्पेसिफाइड बायर को स्पेसिफाइड सेलर का, यानी कि सेलर का बायर, सेलर के द्वारा बायर का टीसीएस कलेक्ट करना होता है। तो उस केस में भी उन्होंने बताया यदि ऐसे पर्सन से हम ऐसे पर्सन को मटेरियल सेल आउट कर रहे हैं, मटेरियल बेच रहे हैं, जिस पर्सन की सारी इनकम एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 1023C या सेक्शन 10 के किसी भी क्लोज के अंतर्गत एग्जेम्प्ट है, या एनी अदर एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया गया उसके तहत उसकी इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन द अबोव क्लैरिफिकेशन वुड नॉट अप्लाई इफ ओनली पार्ट ऑफ इनकम ऑफ द पर्सन इज एग्जेम्प्ट। यदि उस व्यक्ति की कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, यानी कि टोटल इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है, कुछ इनकम एग्जेम्प्ट है, तो ये सेक्शन अप्लीकेबल रहेंगे। यदि टोटल इनकम एग्जेम्प्ट है तो ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हम पहले ही कवर कर चुके हैं कि वेदर टैक्स इज टू बी डिडक्टेड ऑन एडवांस पेमेंट, यानी कि जब भी हम पेमेंट करेंगे उस टाइम पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा, क्योंकि सेक्शन के अंदर पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट होल पेमेंट पर हम ये टीडीएस डिडक्ट करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा, वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द बायर इन द ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जिस ईयर में एसएससी का जन्म हुआ है, यानी कि जिस फर्स्ट ईयर किसी एसएससी का है बिजनेस स्टार्ट का, तो उस टाइम पर ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो ये सेक्शन ऐसे केस में अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसे केस में सेक्शन 194 क्यू का जो मेन कंडीशन है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी सेक्शन के इस चैप्टर के अंतर्गत टीडीएस काटने की लायबिलिटी है, और जिस ईयर के अंतर्गत वो मटेरियल परचेज करता है, यानी कि गुड्स परचेज करता है, उसके बिल्कुल इमीडिएट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंतर्गत उस व्यक्ति का, यानी कि उस एसएससी का टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। और ऐसे केस में यदि हमारा फर्स्ट ईयर बिजनेस का है, तो हमारे जो लास्ट ईयर के अंतर्गत है हमारा टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो इसलिए सेक्शन भी अप्लीकेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट क्वेरी है हमारी थी कि वेदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 194 क्यू ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू बायर इफ द टर्नओवर फॉर बिजनेस इज 10 करोड़ और लेस, यानी कि हमारा जो बिजनेस का जो टर्नओवर 10 करोड़ से कम है, लेकिन हमारे जो ग्रोस रिसिप्ट है वो हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा हो सकती है। हमारी कोई इनकम हो सकती है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हमारी टैक्सेबल हो सकती है, तो वो उस इनकम को हम अपने बिजनेस के टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करेंगे। यानी कि जो ये 10 करोड़ की जो लिमिट हमने देखनी है, ये फॉर द बिजनेस देखनी है, नॉन बिजनेस को एक्टिविटी को चेक नहीं करना है। बिजनेस जो हमारा है उसी बिजनेस की ग्रोस रिसिप्ट, और ग्रोस रिसिप्ट या सेल या टर्नओवर वो भी कौन सी, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बोलेगा कि हमारे इतने ग्रोस टर्नओवर है, इतनी हमारी रिसिप्ट है। ठीक है, तो नॉन बिजनेस की एक्टिविटीज़ के अंदर कवर नहीं होंगी, यानी कि हमारे एनी अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कोई इंटरेस्ट है, या फिर कोई रेंट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हमें मिला है, ठीक है, या फिर और कोई हमारी सैलरी भी हो सकती है, हमारा हमने कोई रेमुनेशन मिला है कहीं से, तो वो एलिमेंट है, वो जो वैल्यू है उस सर्विसेज की, तो वो इसके अंतर्गत हमारी 10 करोड़ की लिमिट में कवर नहीं होगी। कैपिटल गेन से हमें जो भी मिला है ग्रोस वैल्यू या हमारा प्रॉफिट, तो वो भी इसके अंतर्गत कवर नहीं होगा। इस 10 करोड़ की लिमिट को चेक करने के लिए केवल हमें बिजनेस की इनकम देखनी है, बिजनेस की ग्रोस देखनी है, मैंने अपना प्रॉफिट एंड लॉस काउंट देखना है बिजनेस का। ठीक है, इसके बाद हमारी क्वेरी होती थी, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर इससे मिलता जुलता एक सेक्शन जो आपस में क्रैश करते हैं, वो 3 सेक्शन है। सेक्शन 194O, सेक्शन 206C(1) सब सेक्शन 1H और सेक्शन 194Q। इन 3 सेक्शनों की हमने हायरार्की चेक करनी है। गवर्नमेंट ने बताया कि क्या हायरार्की रहेगी। हम पहले कौन सा सेक्शन चेक करेंगे, 194O करेंगे, 206C(1H करेंगे, 194Q करेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ आपको 194 क्यों है जो सेक्शन, और 206 C1H है, इस पर भी हम डिटेल वीडियो बना चुके हैं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हमने दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में डिटेल में चेक कर सकते हैं कि क्या है। तो जो 194 क्यों है, मैं मोटा मोटा बता दूं यहाँ पर भी, ये कब डिडक्ट करना होता है। यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू जो भी मटेरियल हम सेल करते हैं अपना मटेरियल, या ठीक है, तो उस टाइम पर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा, यानी कि फ्लिपकार्ट के द्वारा या फिर अमेजोन के द्वारा TDS डिडक्ट किया जाता है सेलर का, जिसने मटेरियल सेल किया है उसको। तो उसमें कुछ एग्जाम्पशन भी होती है, जैसे इंडिविजुअल के केस में 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में ये नहीं लगेगा, और भी कई सारी हैं। तो डिटेल में आप वीडियो पर क्लिक करके जो जिसका लिंक दिया गया है वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो सेक्शन 206 C1H है, इसमें TCS कलेक्ट करना होता है स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा, स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन का, यानी कि जिससे को भी हम मटेरियल सेल आउट करते हैं, यदि उसको हम 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल बेचते हैं और उसकी पेमेंट रिसीव करते हैं, तो रिसीव करते वक्त हमें TCS कलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद जो 194 क्यू है, उसके अंतर्गत भी बताया गया है कि यदि हमारा टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपये से ज़्यादा है और हम किसी व्यक्ति से एक साल में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का माल परचेज करते हैं, तो जितने भी हमने परचेज की है 50 लाख रुपए से ज़्यादा की, तो उस केस में हमें TDS डिडक्ट करना होता है। ठीक है, तो 2 केस में हमें TDS डिडक्ट नहीं करना होता 94 क्यू के सेक्शन के तहत। वो कौन से हैं? एक तो किसी कोई ट्रांजैक्शन है जो किसी एनी अदर सेक्शन के अंतर्गत कवर है। सेकंड, या फिर कोई ट्रांजैक्शन जिसके अंतर्गत TCS कलेक्ट करना होता है सेक्शन 206C का, अदर देन सब सेक्शन 1H ऑफ सेक्शन 206C अप्लाई, यानी कि जो सेल पर हमने सब सेक्शन 1H सेक्शन 206C के तहत जो TCS कलेक्ट करना होता है उसको छोड़कर जो 206 के एनी अदर किसी भी सब सेक्शन के तहत TCS कलेक्ट करना है, तो उस केस में ये सेक्शन 194 के एप्लीकेबल नहीं होगा। तो नेट सेल में हम डिटेल मतलब बात करें कि इन सेक्शन की हायरार्की क्या रहेगी, सबसे पहले हमें चेक करनी है एलिजिबिलिटी कि 194 क्यू सेक्शन हिट तो नहीं होता। यानी कि जहाँ पर 194 सेक्शन क्यू हिट हो जाएगा, वहाँ पर हमने 194 क्यू और 206 C1H के बारे में नहीं सोचना। तो उस केस में 194 ओ के तहत हमने TDS डिडक्ट करना है, दूसरे सेक्शन हमने भूल जाने हैं। उसके बाद हमने चेक करना है 194 क्यू, यदि 194 ओ किसी केस में अप्लीकेबल नहीं हुआ उस सेक्शन, क्योंकि मान लीजिए कोई सेलर है वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करता, वो अदर देन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो उस केस में और उसकी जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, हमारी परचेज भी उस पार्टी से 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, हमारी परचेज भी लास्ट ईयर के अंतर्गत हमारी टर्नओवर भी 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा लास्ट ईयर में, तो उस केस में हमारे ऊपर 194 क्यू अप्लीकेबल हो जाएगा और हमें 194 क्यू के तहत TDS डिडक्ट करना होगा परचेज ऑन गुड्स पर। यदि 194 क्यों भी अप्लीकेबल नहीं हो पाता किसी मतलब पॉइंट पर, क्यों नहीं होता? हो सकता है जो मैं परचेजर हूँ, मेरी जो टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है और जिससे मैंने मटेरियल परचेज किया है उस सेलर की टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी और जो मैं परचेजर हूँ मेरी 10 करोड़ रुपए से कम है, तो उस केस में यानी कि जो सेक्शन 194 क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा। और ये ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू भी हम काम नहीं कर रहे, तो 194 क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा, तो सेक्शन 206 C1H अप्लीकेबल हो जाए किस पर? सेलर पर, क्योंकि TCS कलेक्ट करने की लायबिलिटी है सेलर की, बायर की नहीं है। बायर की TDS डिडक्ट करने की लायबिलिटी 194 क्योंकि बायर का टर्नओवर कम है 10 करोड़ रुपए से, तो 194 क्यों अप्लीकेबल नहीं होगा, तो उस केस में 206 C1H अप्लीकेबल हो जाएगा। और बायर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में 206 C1H जो है सेलर पर अप्लीकेबल नहीं होगा, फिर बायर को ही TDS डिडक्ट करना होगा। तो पहले 194 ओ के बारे में हम बात कर चेक करेंगे 194 ओ अप्लीकेबल है या नहीं है। 194 ओ अप्लीकेबल नहीं होता तो हम देखेंगे कि सेक्शन 194 क्यों अप्लीकेबल है या नहीं है। यदि 194 क्यों अप्लीकेबल है तो ठीक है, हम उसके तहत TDS डिडक्ट करेंगे। यदि 194 क्यों भी अप्लीकेबल नहीं होता उस केस किसी केस में, तो हम फिर लास्ट में जाके चेक करेंगे कहीं 206 C सब सेक्शन 1H तो हमें नहीं करता, तो 206 C1H के तहत TCS कलेक्ट किया जाएगा। तो ये था सारा कुछ TDS के बारे में और TCS के बारे में जो गवर्नमेंट ने अपने एक सर्कुलर के थ्रू हमारे बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब दिया। ठीक है, तो अब मैं लास्ट में एंड में एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो। कोई नेगेटिव कमेंट है वो भी करें जिससे हम कुछ समझ सकें। यदि हमारी वीडियो में कोई कमी है तो बताएं,
हम फर्दर आगे की वीडियो जो भी बनाए उसके अंतर्गत उस कमी को सुधार कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।